फाइन स्टूडेंट, देखो एथिक्स, दिस इज 7th क्लास। 6 क्लास पहले हम लोग कवर कर चुके हैं, करेक्ट। तो देखो फर्स्ट वन, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस। इसके अंदर अभी तक क्या क्या देखे हैं स्टूडेंट्स, बताओ। एसेंस, कॉमा, डिटर्मिनेंट्स एंड consequences of ethics in human actions। And second one is dimension of ethics, dimensions of ethics, करेक्ट। देखो स्टूडेंट, यहाँ बहुत कुछ समझने वाला चीज है। देखो एसेंस, यस वी हैव कवर्ड इन 2nd क्लास, जो लेक्चर फर्स्ट था हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट जो क्लास किया था उसमें सिलेबस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। जो रियल लेक्चर स्टार्ट हुआ था वो 2nd क्लास से स्टार्ट हुआ था। एसेंस का मतलब क्या, क्वालिटीज। डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या, क्या क्या फैक्टर्स नेसेसरी है टू बिकम एन एथिकल पर्सन और टू टेक एनी एथिकल डिसीजन। तो व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड, या सोर्सेस ऑफ एथिकल डेवलपमेंट, कहाँ से हम एथिक्स को सीखते हैं, करेक्ट। एंड थर्ड वन इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एथिक्स का, उसमें हम लोग डेंटोलॉजी, टेलोलॉजिकल एंड बहुत सारे ब्रांचेस देखे थे। एंड ह्यूमन एक्शन क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एक्शन ऑफ ह्यूमन, कवर किए हैं। एंड सेकेंड सब टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। तो कई बच्चे लोग का एक सवाल आया है मेरे पास, और यदि तुम लोग इंटरनेट पे जाओगे ना, इफ़ यू सर्च डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, तो तुमको वहाँ पे ब्रांचेस ऑफ एथिक्स देखने को नजर आएगा, ठीक है। मैं तुमको कवर कर देता हूँ। मैंने हालांकि कल की क्लास में मैंने ये बोल दिया था, मैं चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज किए हो या बात भी किए हो क्लास में, तो मैं तुम लोग का फर्दर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। यदि मैं स्टूडेंट, यदि मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको भी हटा दूँ, मैं इसको भी हटा दूँ, और मैं केवल लिख दूँ डायमेंशन ऑफ एथिक्स, तो वो भी करेक्ट है। क्योंकि डायमेंशन ऑफ एथिक्स का मतलब है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एथिक्स, और लेंथ और ब्रेथ ऑफ एथिक्स में सभी चीज़ आ जाएंगे। एथिक्स का डेफिनेशन भी आ जाएगा, एथिक्स का ब्रांचेस भी आ जाएगा, एथिक्स का अप्रोच भी आ जाएगा, एथिक्स का टेस्ट भी आ जाएगा, सभी चीज़ आ सकते हैं। तो कई यूट्यूब चैनल में डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में बताया गया है ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। इट इज़ नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। यदि यूट्यूब में ऐसा कवर किया गया है कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स इज ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ एथिक्स, तो भी गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। या गूगल में जाओगे, गूगल में देखोगे डायमेंशन ऑफ एथिक्स, तो वहाँ पे ब्रांचेस ऑफ एथिक्स लिखा हुआ आता है, वो गलत नहीं है। क्योंकि डायमेंशन शब्द का मतलब ही है बहुत सारा चीज़, लेंथ और ब्रेथ, और उसके अंदर क्या नहीं आ सकता है। तो जो चीज़ हम कवर कर चुके हैं वो तो कवर हो गया। और अभी जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, उसमें हमने क्या कहा कि जो डायमेंशन ऑफ एथिक्स में हमने क्या किया, अप्रोचेस डाला है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं ये चीज़ से। तो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह स्टार्ट किया है क्लास को कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर 2 चीज़ आएंगे। हालांकि इससे पहले सब कुछ आ चुका है, डायमेंशन ऑफ एथिक्स का ही हिस्सा हो। डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर ब्रांचेस ऑफ एथिक्स भी आता है, बात समझे ना, उसके अंदर ही है। कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोग, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही अनक्लियर शब्द है, वेग शब्द है। लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ कुछ भी हो सकता है एथिक्स का जी। एथिक्स खुद अपने आप में उसका डेफिनेशन भी उसका लेंथ और ब्रेथ हो सकता है, ठीक है, समझोगे तो। क्या क्या फैक्टर्स है, कहाँ कहाँ से हम एथिकल वैल्यू सीखते हैं, वो भी उसका डायमेंशन हो सकता है कि नहीं, बताओ तो। इनफैक्ट जो ह्यूमन इंटरफेस, इसके नीचे खाली डायमेंशन ऑफ एथिक्स लिख दे तो वो भी पर्याप्त है पूरा फर्स्ट इसके लिए,
सब हेडलाइंस, हाँ हेडलाइंस से नीचे जो सब हेडलाइंस है उसके लिए यदि केवल मैं डायमेंशन ऑफ एथिक्स बोल दूंगा सब उसके अंदर आ सकते हैं। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? तो चूंकि हम लोग पहले बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके हैं तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स इज इक्वल टू ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। मैं वो चीज़ को इसके अंदर ले आ रहा हूँ जो चीज़ पहले हम लोग इसमें कवर नहीं किए हैं। समझ गए ना? होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग का। और यदि बहुत सारा देखोगे जो पढ़ने का जो तरीका है जो इंस्टीट्यूट सब में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे डायमेंशन ऑफ एथिक्स इज इक्वल टू अप्रोचेस ऑफ एथिक्स ही लिखा गया है, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है, इससे पहले भी बहुत सारे जगह पे पढ़ाया है। तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही बताया अप्रोचेस ऑफ एथिक्स, या जहाँ मैंने पढ़ा है वहाँ पे भी इसी तरह बताया गया है। तो गलत नहीं है, तुम लोग का डाउट को मैं क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और यदि कोई विद्यार्थी आके ये बोलता है कि ये डायमेंशन ऑफ एथिक्स है, तुम अप्रोच ऑफ एथिक्स कर रहे हो, तुम गलत हो, तुम गलत नहीं हो, वो भी सही है, तुम भी सही हो, क्योंकि डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। बात समझ गए ना? देखो, तो कल हम लोग डायमेंशन ऑफ एथिक्स में क्या देख रहे थे बताओ? हाँ, अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस, करेक्ट, अप्रोचेस टू ethical decision या to make ethical decision, approaches which are required to make ethical decision। सही बात है ना? किस किस अप्रोच के साथ हम ethical decision को बनाएंगे या ethical decision को लेंगे, किस अप्रोच के साथ? अप्रोच समझ रहे हो ना? क्या हमारा तरीका होना चाहिए, हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए। तो कल हम लोगों ने कवर किया ये। आज बिल्कुल इसी को आगे करते हुए हम लोग दूसरा विषय कवर करेंगे, टेस्ट to determine ethical decision, test to determine ethical decision। कि कौन सा टेस्ट हमारे पास है जिसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, एथिकल डिसीजन को पहचान सकते हैं कि सच में उसमें एथिकल डिसीजन है या नहीं है। बात समझ रहे हो स्टूडेंट? कल हम लोगों ने अप्रोच देखा कि किस अप्रोच से हम डिसीजन को एथिकली करेक्ट ले सकते हैं, यानी कि कोई भी डिसीजन को हम लोग एथिकली करेक्ट लेने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा तौर तरीका क्या होना चाहिए। और आज क्या देखेंगे कि जो भी हमने डिसीजन लिया या जो हम लेना चाहते हैं, यदि कुछ स्टेज से उसको गुजारे तो क्या वो एथिकली करेक्ट है या गलत है। होप सो समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस, समझ गए ना? तो यही दोनों तुम्हारा डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर आ जाएगा। बात समझे? और डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर तुम्हारा ब्रांचेस ऑफ एथिक्स भी है और भी बहुत सारे इसके अंदर आ जाएंगे चीज सब। तो देखो, आज का विषय है हमारा टेस्ट टू डिटरमाइन एथिकल डिसीजन। बट उससे पहले तुमको ये समझना होगा, बच्चे लोग ये समझोगे तभी ये समझ पाओगे। बात समझे ना? क्योंकि जितने भी टेस्ट है अप्रोच से मिलता जुलता है। हाँ, एक दो टेस्ट अतिरिक्त भी होगा बिल्कुल, तो मैं बताऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा तुम लोग को। देखो, तो उससे पहले हम लोग कल के क्लास को रिमाइंड करते हैं एक बार। कल क्या किए थे स्टूडेंट? अप्रोचेस, अप्रोचेस टू मेक एन एथिकल डिसीजन। एथिकल डिसीजन लेने के लिए क्या क्या अप्रोच हमारे पास होना चाहिए? तो फर्स्ट अप्रोच बताओ स्टूडेंट। यूटिलिटेरियन अप्रोच, करेक्ट। अच्छा, इस अप्रोच में हम लोगों ने क्या देखा कि हमें उस एक्शंस को प्रमोट करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम गुड छुपा हो, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस मैक्सिमम अच्छा हो और मिनिमम बहुत कम से कम नुकसान हो, कम से कम तुम्हारा बेनिफिट ना हो, हार्म हो, करेक्ट। जैसे एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे कि यदि हम अटैक करते हैं टेरर के ऊपर तो ये जो हमारा अप्रोच होगा ये यूटिलिटेरियन अप्रोच होगा। क्यों? क्योंकि जब हम अटैक करते हैं टेरर पे तो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हो जाता है, तो मैक्सिमम बेनिफिट हुआ ना कि सेकेंड टाइम फिर अटैक नहीं होगा भारत पे या किसी कंट्री पे, तो मैक्सिमम बेनिफिट है ना। हाँ, आपको हार्म है, कैजुअलिटीज हो जाएंगे,
हाँ, बहुत सारा डैमेज होगा वहाँ पे, कई सिविलियंस जो निर्दोष सिविलियंस वो भी मारे जाएंगे। मगर जब आप ओवरऑल देखोगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे, तो ज़्यादातर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मैक्सिमम गुड होना चाहिए। तो ये अप्रोच क्या है, यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच, इसको हम या यूटिलिटी अप्रोच भी कह सकते हैं, ठीक है, जो अभी समझेंगे थोड़ी देर में। हाँ, इसको हम यूटिलिटी अप्रोच भी कह सकते हैं। सेकेंड वन देखो स्टूडेंट, सेकेंड क्या था, हाँ, राइट्स बेस्ड अप्रोच। इसमें हम लोग क्या किए थे स्टूडेंट, कि हमारा जो डिसीजन होना चाहिए उसमें बाकी का जो मोरल राइट्स है उस चीज़ का ध्यान दे के, उसको कंसीडर करके इस तरह का हमें डिसीजन लेना चाहिए। यानी कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं तो उसके वजह से किसी का मोरल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो भी जितने भी स्टेक होल्डर है उसमें, स्टेक होल्डर का मतलब क्या, कभी भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका असर दूसरे पे पड़ता है ना स्टूडेंट। तो सभी लोग क्या हो गए, स्टेक होल्डर हो गए। और सबका जो फंडामेंटल राइट्स है, जो सबका सिविल राइट्स है, जो सबका मॉरल राइट्स है, वो सब चीज़ को ध्यान में लेते हुए यदि हम ऐसा काम करते हैं और हम उन लोगों का जो राइट्स है उसको हम इंटैक्ट रखते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं होता उन लोगों का राइट्स का, तो इस तरह का अप्रोच को क्या कहते हैं हम लोग, राइट बेस्ड अप्रोच कहते हैं। हाँ, सब राइट्स का अपना एडवांटेज भी है और सब राइट्स का अपना डिसएडवांटेज भी है। सही बात है ना, कल क्लास में पूरा चर्चा हो चुका है, समझ गए। हाँ, ये राइट्स बेस्ड अप्रोच भी हो सकता है या फिर इसको सिंपली हम राइट्स अप्रोच भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा बताओ। हाँ, जस्टिस अप्रोच या फिर फेयरनेस अप्रोच। इसमें क्या है स्टूडेंट, कि जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन, जो आपका एक्शन क्या होना चाहिए, जस्टिसेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सभी लोग के लिए इक्वलिटी होना चाहिए आपके एक्शंस में। और यदि अनइक्वल है तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। बात समझे, आप कोई भी कार्य कर रहे हो जिसके वजह से स्टेक होल्डर जो भी उस कार्य में शामिल है उसका जस्टिस मस्ट बी मेंटेन्ड, उसका जस्टिस को मेंटेन करना पड़ेगा, उसका इक्वलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। और यदि कहीं पे उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए आपके पास मोरल सपोर्ट होना चाहिए, मोरल ग्राउंड होना चाहिए कि इस रीजन से यहाँ पे हम जस्टिस नहीं कर पाए। ऐसे मान लो कि आप कुछ भी काम कर रहे हो और उसमें मान लो कि क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग सब भी है, तो उस समय सोचोगे कि क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग को हम जस्टिस देंगे, तब तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कि उस समय आप उसको जस्टिस ना दो और जो लोग जस्टिस डिजर्व करते हो उसको आप जस्टिस दो। तो उस समय आप कम से कम आपको बोलना पड़ेगा ना कि चूंकि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से था, ये लोग गलत थे, इसलिए हमने इसको जस्टिस नहीं दिया, या हमारे कार्य में इसके लिए कोई जस्टिस नहीं था। तो देयर मस्ट बी अ सॉलिड ग्राउंड फॉर योर जस्टिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड जस्टिस अप्रोच। थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ स्टूडेंट। हाँ, कॉमन गुड अप्रोच। कॉमन गुड अप्रोच। अब देखो, ये अप्रोच बहुत ही खास अप्रोच है। एक आईएएस को, एक आईपीएस को, जितने भी सिविल सर्वेंट है उसको जरूर ये अप्रोच के साथ चलना चाहिए, है कि नहीं बताओ तो। क्योंकि एक आईएएस बना ही इसलिए ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वल्नरेबल पीपल है उसके लिए वो प्रोग्राम और पॉलिसी चला सके। जो रईस लोग हैं उसको तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से रिसोर्सेस। व्हाट अबाउट द पुअर पीपल, व्हाट अबाउट द वल्नरेबल पीपल। यदि जैसे वैक्सीन हम बात करें, हेपेटाइटिस बी का बात कर लेते हैं जो दिया जाता है, यदि किसी अस्पताल में ठीक से हेपेटाइटिस बी नहीं दिया जा रहा है तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ आईएएस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, टू इंस्पेक्ट दैट हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि कई लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। मान लो कि एक सरकारी अस्पताल में यदि हेपेटाइटिस बी नहीं दिया जा रहा है और लोग सब दौड़ के जा रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक में, तो एक तो नया एक मार्केट क्रिएट हो जाएगा इससे में। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये कौन सुनिश्चित करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जानते हो ना, कई बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इंस्पेक्शन होता है अस्पताल सब में, और मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही रहा होता है। देखोगे आमतौर पर तुमको मिल जाएगा इंस्पेक्शन अच्छा खासा, क्योंकि वहाँ पे धांधलीबाजी होने का चांसेस उतना ही रहता है। डॉक्टर हो सकता है मोनोपोली कर रहे हो सकता है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे दिए हो और बोले कि चलो मेरा प्राइवेट क्लिनिक में आ जाना। आज जैसे ही ये बात पता चलेगा तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को,
तो इंस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, वो वहाँ पे गवर्नेंस चेक करेंगे ही चेक करेंगे, वहाँ पे क्वालिटी चेक करेंगे ही चेक करेंगे। तो इसलिए अब देखो ये अप्रोच पूरा आपका कॉमन गुड अप्रोच है। क्यों? क्योंकि जो बेचारे गरीब लोग होंगे, है ना, जो कुपोषण का शिकार होंगे, माल नरिश वाले पीपल होंगे, वो भी तो उसी अस्पताल में जाते होंगे अपने बच्चे का डिलीवरी करवाने के लिए। और यदि उसको वहाँ से टीका नहीं मिलेगा तो ऐसे गरीब लोग को कहाँ से टीका मिलेगा फिर? तो देखो कॉमन गुड अप्रोच, इसलिए हम इस अप्रोच को एथिक्स ऑफ केयर भी कहते हैं या फिर केयर अप्रोच भी कहते हैं। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? एंड आप बताओ वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू अप्रोच, बिल्कुल ये वर्च्यू एथिक्स से ही आया है, जानते हो तुम लोग। वर्च्यू अप्रोच यानी किस तरह का हम आदमी बनना चाहते हैं ये कार्य करके। यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर 100% ऑनेस्टी हो तो उसी अप्रोच से हम काम करेंगे। आफ्टर ऑल जब काम खत्म हुआ तो कौन से वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप्ड हुआ। जैसे मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ, कई बच्चे लोग इस क्लास में बैठे हो, कई लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हो, कई लोग 3 साल से भी तैयारी करने वाले बच्चे लोग बैठे हैं। कई लोग का जस्ट अभी एडमिशन हुआ है, कई लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो जस्ट बिगिनर भी हो सकते हैं या मैच्योर भी हो सकते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं ना तैयारी करने वाले लोग सब। मगर जब तुम पूरा अपना जर्नी देखोगे सिविल सर्विस का, कंप्लीट जर्नी, चाहे पास करो फेल करो विषय दूसरा है, कंप्लीट जर्नी का मतलब क्या कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, वो भी पढ़ के दिया आपने। हाँ, प्रीलिम्स पास करोगे तो मेंस में जाओगे और आगे आपका बढ़ेगा, करेक्ट। तो उस समय जो आप ये कोर्स, जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन था, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब टू प्रिपेयर सिविल सर्विस, सही बात है ना। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ सिविल सर्विस व्हाट वैल्यूज यू इम्बाइब, अब क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, तब तक बहुत कुछ सीख जाओगे। हाँ, ठहराव, स्टेबिलिटी, जो पहले आधा घंटा पढ़ने का भी क्षमता नहीं था, अभी 5-5, 10-10 घंटा पढ़ने का क्षमता है। स्टेबिलिटी आया ना, स्टेबिलिटी इज ए वैल्यूज। पेशेंस, कोई बात नहीं, इस बार हम प्रीलिम्स में चूक गए, नेक्स्ट टाइम पास करेंगे। इससे बड़ा पेशेंस तो कुछ नहीं हो सकता है स्टूडेंट, 1 साल रुकना पड़ेगा आपको, आज ही नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी आप क्वालिफाई करोगे। हाँ, उसमें भी चूक गए तो कोई बात नहीं है, 1 साल और रुकेंगे। तो सिविल सर्विस तो आपको पेशेंस भी सिखा दिया, सही बात है ना। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, जिस विद्यार्थी का डिटर्मिनेशन हाई है वही विद्यार्थी पास करता है इस एग्जाम को। तो आप समझ सकते हो कि जो आप तैयारी कर रहे हो ये भी आपका एक कोर्स ऑफ एक्शन है। आर यू गेटिंग मी? तो जब आप सिविल सर्विस का जो यात्रा कर रहे हो तो आखिर किस तरह का आप इंसान बनना चाहते हो। कई विद्यार्थी से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो कई विद्यार्थी ऐसे भी विद्यार्थी है जो कहते हैं कि सर हम IAS बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल टारगेट होना चाहिए। मैं कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सर नहीं, हम IAS बनने के लिए नहीं, हम ज्ञानी बनने के लिए करते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते कहते हैं कि सर हम नॉलेज को गेन करने के लिए हम तैयारी करते हैं। देखो सबका अपना अपना गोल्स है एंड व्हाट दे अचीव आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। वैल्यूज़ आया कि नहीं आया? हाँ, किसी के अंदर, अब देखो ये जो वैल्यूज़ है डिपेंड करता है कि कौन परफॉर्मर है। परफॉर्मर कौन है? जैसे इसी क्लास में कई विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो सेम डे एडमिशन लिए, करेक्ट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे इस क्लास में। मगर जब आपका जर्नी जब जा रहा है तो आप अलग अलग वैल्यूज़ से आप आगे बढ़ रहे हो। किसी के पास डेडिकेशन टू सर्विस बहुत ज़्यादा होगा, तो किसी के पास ऑनेस्टी का बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होगा, किसी के पास दूसरा वैल्यूज़ होगा। तो आप कौन से वैल्यूज़ को प्राप्त करना चाहते हो, आप पर्सन कैसा बनना चाहते हो, ये सब चीज़ वर्चू अप्रोच से पता चलता है। बात समझ गए ना? तो आप कहीं पे भी, इतना ही था और कुछ है? और सबका मेरिट्स है, सबका डिमेरिट्स, समझ गए? सबका एडवांटेज है, सबका डिसएडवांटेज है। हाँ, मगर कोई भी जब केस आए जिसमें एथिकल डायलामा हो, जिसमें एथिकल कंसर्न हो, तो उसको भी हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से गुजारेंगे। जैसे कल हम लोगों ने एक देखा था ना फ्लो चार्ट, जिसमें क्या बात किए थे हम लोग कि कभी भी केस का अध्ययन करो। नंबर 1 स्टेप कैसे, हाउ टू मेक अ एथिकल डिसीजन, कैसे हम एथिकल डिसीजन लें। अप्रोच तो चलो ठीक है, बट एथिकल डिसीजन जो प्रोसेस है, जो मेकिंग प्रोसेस, उसको कैसे हम करें। तो उसके लिए स्टेप 1 क्या था, पहले तो केस को समझो और ये समझने का प्रयास करो कि क्या उस केस में एथिकल डायनामा है। तो यस है तो उसको रख लो, और यदि नहीं है तो फिर एथिकल अप्रोच लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। बात समझ गए ना स्टूडेंट? और कल हम लोग बात किए थे जैसे PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
भी अपने आप में एक एथिकल डायलेमा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का बहुत सारा रकम बच सकता है पैसा, और वो दूसरे जगह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो सकता है, रोड बनाने में, है ना, पावर सेक्टर को विकसित करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम आ सकता है। तो जहाँ जहाँ एथिकल डायलेमा है उसी केस को पकड़ना है। फर्स्ट क्या है कि आपको केस को लेना है जहाँ पे एथिकल कंसर्न्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट। सेकंड, तो जो भी एथिकल कंसर्न जो इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को प्राप्त करो, कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स। और जो आपका फैक्ट है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक सब्जेक्टिव हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब जो है वो है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, वो रियल डेटा। और सब्जेक्टिव क्या है? आपके इंटेलिजेंस के बेसिस पे। आपका भी तो सर्वेलेंस सिस्टम है, ब्रेन। आप एक चीज़ को देख रहे हो तो दूसरी चीज़ को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अपने बेसिस पे आपका पर्सनल विजडम जो है, पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से आप सब्जेक्टिव फैक्ट्स को क्या करोगे? इकट्ठा करोगे। तो दो बन गया ना, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स भी हो गया, सब्जेक्टिव फैक्ट्स भी हो गया। अब सेकंड स्टेप वो कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप क्या है? केस को समझे, किस केस में एथिकल कंसर्न इन्वॉल्व है, फर्स्ट वन। सेकंड में क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। थर्ड क्या था स्टूडेंट? हाँ, अप्लाई द एथिकल अप्रोच। ये जो 5 अप्रोच है हमारे पास, कौन सा अप्रोच यहाँ पे बैठेगा? हाँ, तो हो सकता है यूटिलिटियन अप्रोच बैठे, हो सकता है वर्चू अप्रोच बैठे, कोई भी अप्रोच आप वहाँ पे लगा दिए, करेक्ट। ये आपका थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है? हाँ, इम्प्लीमेंट। अप्रोच तो लगा दिए, ये तो आपका ऑन द पेपर हुआ, ऑन द माइंड हुआ, इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। हाँ, इम्प्लीमेंट करने से पहले यदि सिमिलर सिचुएशन से कोई पहले गुजरा है यदि, तो उसको भी एज ए स्टेक होल्डर बना के उससे भी आप कंसल्ट करो, क्योंकि जितना कंसल्ट करोगे उतना बेटर रिजल्ट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, जितने भी नए आईएएस होते हैं, जो नौजवान आईएएस जो बनते हैं, वो आके बाबू डिस्ट्रिक्ट में कोई दादागिरी शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। वो पहले क्या करते हैं, जो वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने हैं, जो रिटायर हुए वहाँ से, उसे जाकर पहले बात करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा है और आपके टाइम में भी अभी आया होगा, तो आपने कैसे सॉल्व किया इस चीज़ को? तो देखो, बहुत सही इंसान है ना वो, रिटायर्ड जो भी होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो सही सही उसको ज्ञान दे पाएंगे, क्योंकि वो सिमिलर सिचुएशन से गुजर चुके हैं। जैसे एग्जांपल देखो, तुम लोग स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हो और जो तैयारी किए होंगे 4-5 साल से, वो तुमको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, जो इस एग्ज़ाम को देखें अपने आँख से। तो यदि उससे पूछ लोगे तो और बेटर डिसीजन लोगे। तो ये तुम्हारा स्टेप 4 हो गया। और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उस समय कंसल्ट कर रहे हो। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट को ऑब्जर्व करोगे ना कि हमने क्या सोचा और हमने क्या पाया। हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेड लाइन पे आपने चीज़ों को नहीं प्राप्त किया, हो सकता है कि आप 100% सोचे होंगे, 50% ही रिजल्ट आया होगा, हो सकता है 70% रिजल्ट आया। तो आपने क्या सीखा और क्या गलती हुआ, तो वो चीज़ को एक्सपीरियंस के रूप में लो, और फ्यूचर में यदि कोई सिमिलर केस आता है तो वहाँ पे अप्लाई करो और थोड़ा सा टिल्ड करके मॉडिफाई करके खत्म। तो आपका ये जो भी 5 स्टेप्स है, वो 5 स्टेप्स में क्या है, क्या छुपा हुआ है? हाउ टू टेक अ एथिकल डिसीजन। होप से समझ में आ गया होगा। ये तो अप्रोच हो गया। अब मैं क्यों कल के क्लास को फिर से रिवाइव कर रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आज का जो क्लास है वो कल के क्लास से ही रिलेटेड है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने अप्रोचेस जाना, और आज क्लास में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू टेस्ट द एथिकल डिसीजन, कैसे टेस्ट करें। तो अलग अलग टेस्ट से यदि हम गुजारे अपने डिसीजन को, तो वहाँ से पता चल जाए कि हमारा वो डिसीजन एथिकली करेक्ट था या एथिकली रॉन्ग था। समझ गए ना? तो बिल्कुल, और टेस्ट भी होगा, इसी के नाम पे टेस्ट होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ को बताना मुझे ज़रूरी लगा। मिटा देना ये चीज़। लिखो, टेस्ट टू डिटरमाइन एथिकल डिसीजन, एथिकल डिसीजंस। फर्स्ट टेस्ट लिखो, स्मेल टेस्ट, या फिर इसको हम लोग वायरल न्यूज़ टेस्ट भी कहते हैं।
ठीक है, वायरल न्यूज़ टेस्ट। नंबर 2 लिखो, उसके बाद तो सब सिमिलर ही आ जाएगा। राइट्स टेस्ट। नंबर 3 वर्चू टेस्ट। नंबर 4 राइट बेस्ड हो गया, वर्चू टेस्ट भी हो गया। कॉमन गुड टेस्ट। नंबर 5 हाँ जस्टिस, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस टेस्ट। ठीक है, हाँ वेरी गुड, यूटिलिटी टेस्ट। एंड 7th वन एवरीबॉडी टेस्ट। एवरीबॉडी टेस्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैं 7 करोगे हो जाएगा। एक चॉइस टेस्ट भी होता है, बट ये तुम्हारा उसमें आ जाता है, राइट्स टेस्ट में आता है, इसलिए मैं उसको अलग से नहीं लिखा रहा हूँ। स्मेल टेस्ट, राइट टेस्ट, वर्चू टेस्ट, कॉमन गुड टेस्ट, जस्टिस टेस्ट, यूटिलिटी टेस्ट एंड एवरीबॉडी टेस्ट। ठीक है, तो इस पे काम करते हैं। आज का विषय यही है, बहुत छोटा छोटा विषय है। सबसे फर्स्ट क्या देखते हैं, स्मेल टेस्ट। क्या होता है स्मेल का मतलब? हाँ, सूंघना ना, सूंघते हो तुम लोग? समझ रहे हो, सूंघते हो तुम लोग? रोज ही हम लोग सूंघते हैं। मुद्दे पे बात करना है, फालतू की बात नहीं करना है क्लास में। देखो, स्मेल टेस्ट का मतलब जैसे किसी के घर में कुछ बन रहा हो, स्मेल से पता चल जाता है ना कि पक्का आज कुछ बन रहा है। तो स्मेल टेस्ट को हम लोग वायरल टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो आपका बात छुपा नहीं रहता, वो पता चल जाता है। सही बात है। तो देखो कैसे ये रिलेटेड है, क्योंकि स्मेल का मतलब क्या है कि वो 4 दीवारी तक ही नहीं रहेगा, उसका जो अरोमा है, उसका जो स्मेल है दूसरी जगह भी जा सकता है। तो इसलिए हम इसको वायरल न्यूज़ टेस्ट भी कहते हैं या वायरल टेस्ट भी कहते हैं। अब इसमें है क्या, अब देखो समझो इस चीज़ को, बहुत ही खूबसूरत है ये टेस्ट। यदि कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं, लेट से वो एक्शन हमारा वायरल हो गया, जैसे अभी हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, लेट से वायरल हो गया हमारा ये बात, तो हाउ विल पीपल रिएक्ट, उस हिसाब से हम काम करेंगे। बात समझे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। यदि हमारा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन, हमारा अप्रोच ऑफ एक्शन या हमारा किया हुआ एक्शन, तीनों केस हो सकता है। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या है, ड्यूरिंग द एक्शंस। अप्रोच एक्शन मतलब हम ऐसे करना चाहते हैं, या एंड ऑफ द एक्शन मतलब क्या हम कर चुके हैं। ये तीनों चीज यदि हमारा वायरल हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है, हाउ विल पीपल रिएक्ट, तो उस हिसाब से हम अच्छा काम करेंगे ना। कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, हम अच्छा काम करेंगे। समझ रहे हो ना, ताकि पीपल उस चीज को स्वीकार कर सके, तभी तो हमारा वायरल होगा फिर। तो इस टेस्ट में एजम्पशन क्या है कि हमारा यदि कोई एक्शन वायरल होता है तो हाउ पीपल विल परसीव। अब इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अब इसका एडवांटेज क्या हो सकता है इसमें? एडवांटेज ये है कि व्हाट पीपल इज थिंकिंग, जो पीपल लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, यही नहीं हुआ, तभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ और पीपल लाइक कर रहे हैं उस चीज़ को। बट डिसएडवांटेज क्या होगा, क्या जो पीपल लोग सोच रहा है क्या वो सही सोच रहा है? ये भी तो बड़ा बात होता है, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादातर जो लोग जिस वैल्यूज़ को मॉरलिटी समझ रहे हैं, हो सकता है वो मॉरलिटी ना हो आपका। जैसे एग्जांपल देखो, 17th सेंचुरी में सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी सोच था, सती था, करेक्ट, चाइल्ड मैरिज था। तो उस समय, हाँ वही, उस समय लोग तो फेवर करते थे उस कस्टम्स को, उस ट्रेडिशंस को। और यदि उस समय कोई किताब लिखने वाला आदमी होता कि हाँ चाइल्ड मैरिज सही है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चाइल्ड मैरिज सही है, फीमेल इन्फेंटिसाइड सही है, अनटचेबिलिटी सही है, तो उसको तो प्रेज मिलता सोसाइटी से। तो वो तो वायरल होने के बाद तो सोसाइटी के हिसाब से तो वायरल हुआ, सोसाइटी वाला लोग खूब खुश है। तो क्या सच में एथिकल डिसीजन हो सकता है? नहीं हो सकता है, फेल कर गया तुम्हारा। बात समझे? डिसएडवांटेज यानी कि जो हमारा एक्शन वायरल हो रहा है, तो हो सकता है वो पीपल जो वायरल करवा रहा है वो पीपल ही अनएथिकल हो, वो पीपल का जो वैल्यू सिस्टम वही गड़बड़ हो। तो ये भी तो हो सकता है। जैसे आमतौर पे अभी का दुनिया देखो, अभी मैं बिल्कुल, अब मैं रील पे आता हूँ।
रील में ऐसे बहुत सारे चीज़ वायरल होते हैं जो कि अनएथिकल है। सेक्सुअल वीडियो सब बना के भेज रहा है आदमी सब, ताकि व्यूज़ मिले उसको। तो कैसे हो सकता है बताओ, तो एथिकली करेक्ट कैसे हो सकता है जरा बताना। वहाँ उस तरह के लोग सब व्यूअर सब बैठा हुआ है जो चाहता है उस तरह का चीज़ देखे, तो वायरल हो गया। तो इसका मतलब उसको तो अब उसका तो मोरल बूस्ट ना हो जाएगा कि हम इसी तरह का वीडियो बनाएंगे। तो कैसे तुमने इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि स्मेल टेस्ट तुमको सही रिजल्ट दे रहा है? डिसएडवांटेज है। आर यू गेटिंग मी? बट एट द सेम टाइम एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि हर समय आप अनुशासन में रहोगे कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन यदि वायरल हो गया तो पीपल कैसे परसीव करेंगे उस चीज़ को। बात समझ गए? कहीं कोई दिक्कत समझने में? चलो तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्मेल टेस्ट एंड और वायरल न्यूज़ टेस्ट। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो, आई मीन सर्कल बना के डाल दो इसको। फर्स्ट स्मेल टेस्ट या वायरल न्यूज़ टेस्ट। इफ हमारा एक्शन, यदि हमारा एक्शन लेट से वायरल हो जाता है, इफ माई एक्शन बिकम्स वायरल, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, यदि हो जाता है तो हाउ पीपल विल परसीव, हाउ पीपल विल परसीव। परसीव समझते हैं कैसे पीपल लोग रिएक्ट करते हैं, हाउ पीपल विल रिएक्ट लिख देते, चलो रिएक्ट और परसीव समझेंगे। और यदि पीपल लोग ज़्यादा अप्रिशिएट किए, यहाँ से दो चीज़ हो सकता है स्टूडेंट, यदि अप्रिशिएशन हुआ पीपल की तरफ, कई लोग देखते हो रातों रात स्टार बन जाता है ना, कई टीचर रातों रात स्टार बन जाता है बिकॉज ऑफ द अप्रिशिएशन। और कई लोग, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दी हो, शी इज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ रानू मंडल, रातों रात स्टार बन गई वो, ठीक है। तो कैसे पीपल परसीव करते, यदि अप्रिशिएशन मिला, इसका मतलब ये जो परफॉर्मर होगा, जो परफॉर्मर जो होगा, जो काम कर रहा है, इस कार्य कर रहा है, जो करता है, परफॉर्मर क्या होगा, मोरल बूस्ट हो जाएगा ना स्टूडेंट, मोरल क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, यस सही काम किए हैं तभी तो वायरल हुए हैं। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी जो बिग बॉस में कोई लड़का जीता था, ठीक है, XYZ, तो लोग बहुत ही ज़्यादा ही कमेंट करना शुरू कर दिए, उनका रील भी वायरल होना शुरू हो गया, समझ गए ना। हाँ, CM भी आ गए ऑर्गेनाइज करने के लिए मीटिंग सब। इसका मतलब उनके मन में तो जरूर ये मोरल डेवलप्ड हुआ, जो भी जीते हैं बिग बॉस को, उनके मन में तो जरूर ये मोरल बूस्ट हुआ कि हम तो भाई सही काम किए हैं, है ना। अब वो रियल में सही है गलत है वो डिबेटेबल, उसको छोड़ दो, मगर ये चीज़ तो जरूर उनके अंदर आया होगा कि यस आई हैव डन वेरी ग्रेट वर्क, इतना ग्रेट वर्क किए कि CM भी आके हमको फैसिलिटेट किया है। सही बात है कि नहीं है? तो अप्रिशिएट करें तो उसका मोरल बूस्ट हो जाएगा, पोल बूस्ट हो जाएगा। और यदि डिप्रिशिएट किए, यानी कि अप्रिशिएशन, यदि मान लो कि अप्रिशिएशन नहीं किए, समझे ना, यदि नॉट लाइक, यदि लाइक नहीं हुआ, डिस्करेज किए, तो क्या हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा और आदमी क्या करेगा, उस तरह का काम नहीं करेगा। तो एक्शन को क्या कर सकता हो सकता है, वो एक्शन को, अपने एक्शंस को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सोचेगा कि यदि हम वायरल हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम ये एक्शन को हम क्या करते, रद्द कर देते हैं। बात समझ गए? उस एक्शन को वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो देखो बच्चे लोग, इसका अपना एडवांटेज है, समझ रहे हो ना, मैं कोड वर्ड में लिखा रहा हूँ, तुम लोग अपना हिंदी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, जो भी लैंग्वेज आता है उस हिसाब से अपना लिखो। हाँ, इसका मेरिट्स देखते हैं, यानी कि एडवांटेज देखते हैं। इसका मेरिट्स ये है कि आपका मोरल बूस्ट हो जा रहा है। परफॉर्मर क्या है, परफॉर्मर क्या है, हमेशा तुम्हारा क्या रहेगा, कंसर्न रहेगा, ऑलवेज कंसर्न विथ लार्जर इंटरेस्ट, कि ज़्यादा लोग का क्या मत है, वो लार्जर इंटरेस्ट के साथ काम करेगा। ये नहीं कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी वो एक्शन कर ले, वो लार्जर इंटरेस्ट के साथ, लार्जर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, और भी लोग का इंटरेस्ट जुड़ा हो उसमें, उस हिसाब से वो काम करेगा।
मगर जब सोसाइटी में लार्जर इंटरेस्ट ही गलत हो तब क्या होगा? तो यही चीज़ तुम्हारा मेरिट्स डिमेरिट्स बन जाएगा। समझ गए ना? तो डिमेरिट्स देखो, डिमेरिट्स, ये मेरिट्स। डिमेरिट्स ये है कि यदि मान लो कि सोसाइटी ही मोरली इनकरेक्ट हो, तो मोरली इनकरेक्ट है, और तब बताओ एक्शन के बारे में क्या बात करोगे फिर? तो बहुत बड़ा सवाल उठेगा एक्शंस पे आपका। अभी लोग जो रील बनाते हैं रातों रात वायरल हो जाते हैं, और फिर उसी तरह का सिमिलर रील बनाना शुरू कर देगा वो, करेक्ट। और जो अच्छा रील बनाता है वो उसका व्यू नहीं जाता है, तो उसके मन में क्या आएगा? उसका मोरल डाउन हो जाएगा, और वो अच्छा जो काम कर रहा है वही बोलेगा ए रील बनाना बेकार का चीज़ है, हम लोग की बस की बात नहीं है, वो छोड़ देगा। यस, समझ रहे हो ना बात को? तो ये कहना गलत बात होगा कि वायरल टेस्ट में आपको जो रिजल्ट है वो 100% करेक्ट ही मिलेगा। कई लोग होते हैं ना जो न्यूज़ चैनल पर पहुंच जाते हैं तो लगता है कि सब कुछ प्राप्त कर लिए जीवन में। नहीं, अरे भाई हम फेमस हैं, तुमसे ज़्यादा फेमस हैं। और मेरा यहाँ पे मत ही ये है स्टूडेंट, जो लोग कहते हैं कि हम फेमस हैं, वो उसके साथ और भी बहुत सारा प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। अमर जो लोग फेमस नहीं हैं वो सबसे सिक्योर जीवन जी रहे हैं, वो सबसे सिक्योर जीवन, वो बिना विवाद का जीवन जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी तुम देखोगे यूट्यूब पे कितने कम टीचर हैं जो वायरल हुए हैं, बहुत कम टीचर। पढ़ाने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो वायरल हुआ है वही टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो बिल्कुल ऐसा मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। एक से एक प्रोफेसर होंगे हमारे भारत में, DU में, JNU में, जो वायरल नहीं हुए हैं, मगर फिर भी इंटेलेक्चुअल के बीच में उनका नाम मशहूर है कि नहीं? बताओ तो। बिल्कुल, एक से एक टीचर होंगे, एक से एक विद्वान पढ़े होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो सही नहीं है। और कभी होता है कि कोई टीचर, कई टीचर ऐसे भी होते हैं जिसको पढ़ाना भी नहीं आता है और वो वायरल हो जाते हैं, तो इसका मतलब पूरा दुनिया ही फिर उस टीचर के पीछे लग जाएगा कि पढ़ाया जाए तो इस टीचर की तरह पढ़ाया जाए। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि उस टीचर को आता कितना है, उसको कितना ज्ञान है। अब उस टीचर को तुम इनकरेज कर दोगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को तुम बर्बाद कर रहे हो। क्यों? क्यों हो सकता है वो टीचर दूसरा डायमेंशन पे भी जाकर खेल दे, दूसरा विषय को भी ले ले, और जिसमें उसको ज्ञान नहीं है, और बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी और हर पॉपुलैरिटी बाकी लोग भी तो दौड़े हुए चले जाएंगे। जब लोग दौड़े हुए चले जाएंगे तो गलत संगत में पड़ जाएंगे। बात समझे स्टूडेंट? तो इसलिए मैं कहता हूं कि वायरल टेस्ट आपको सैक्रोसेंट रिजल्ट देगा जरूरी नहीं है, इसमें भी डिमेरिट्स है, और भी बहुत सारा चीज इसके अंदर तुम जोड़ सकते हो। समझे? लिख लो इसको अच्छे से। इसके बाद बताओ कौन सा टेस्ट है? हाँ, राइट बेस्ड अप्रोच या टेस्ट। राइट बेस्ड अप्रोच तो जानते हो तुम लोग, यानी कि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है, हमारा जो एक्शन का जो अप्रोच है, या जो हमारा एक्शन से अल्टीमेट बताया ना, एक्शन 3 चीज़ का हो सकता है। एक्शंस का जर्नी में 3 चीज़ इन्वॉल्व हो सकता है। एक तो हमारा ब्लूप्रिंट, एक तो हमारा ब्लूप्रिंट। यहाँ देखो, यहाँ तक बात ब्लूप्रिंट तक ही था, अभी हुआ नहीं एक्शन। यदि एक्शन वायरल हो जाएगा तो हम क्या रिएक्शन होगा लोग का, उस हिसाब से डिसीजन लेना। बात समझे? तो इसलिए देखो ये चीज़ हमें समझना होगा, अप्रोच ऑफ एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल एक्शन। अप्रोच ऑफ एक्शन मतलब किस तरह हम करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कैसे कर रहे हैं, वो एक्शन को लेकर कैसे जी रहे हैं, एंड रिजल्ट ऑफ द एक्शन मतलब हो चुका है। ये 3 अलग अलग चीज़ है, बट एक्शन से इन्वॉल्व है। तो उसी तरह देखो राइट बेस्ड टेस्ट। राइट बेस्ड टेस्ट में क्या होगा स्टूडेंट, कि कोई भी हमारा जो अप्रोच है एक्शन का, क्या उसमें बाकी लोग का मोरल राइट्स का ख्याल रखा गया, या फिर जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है, जो हम काम कर रहे हैं, क्या उस समय बाकी मोरल राइट्स का ख्याल रखा गया लोगों का। या फिर तीसरा जो है कि जब हम एक्शन को कंप्लीट किए, क्या उस समय कंप्लीट करने के बाद क्या टोटल जर्नी में हमने मोरल राइट्स का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। यदि हम उल्लंघन नहीं किए हैं तो हम कहेंगे कि राइट बेस्ड टेस्ट से हमारा एक्शन पास हो गया।
अब पास हो गया तो आप पास हो गया, यानी कि आपका डिसीजन क्या हो गया, एथिकल डिसीजन हो गया। क्योंकि हम ये जो कार्य कर रहे हैं स्टूडेंट, ये किस लिए कर रहे हैं बताओ तो, कि समझने के लिए कि कोई डिसीजन एथिकली करेक्ट है या एथिकली इनकरेक्ट है, इसीलिए ना। बिल्कुल, तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे लिखाना है। राइट्स अप्रोच, देखो यदि आपका अप्रोच ऑफ एक्शन, अप्रोच समझ रहे हो ना, तरीका, डायरेक्शन ऑफ एक्शन, यदि आपका अप्रोच ऑफ एक्शन में आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, किसका, रेस्पेक्ट द मोरल राइट्स ऑफ पीपल, यानी कि स्टेक होल्डर, इसका मतलब जो भी स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो भी शामिल है उस एक्शन में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, करेक्ट। केस स्टडी में बताए थे ना, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस एक्शंस में इन्वॉल्व है, और या फिर आप जो कार्य कर रहे हो तो ये किसको किसको स्पर्श कर सकता है, आपका कार्य किसको किसको ये प्रभावित कर सकता है। यदि सबका मोरल राइट्स हमने क्या किया, सुरक्षित कर दिया, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो हम कहें कि हमारा ये निर्णय जो है, हमारा जो ये एक्शन है, ये क्या है, एथिकली करेक्ट है। समझ गए। तो जहाँ तक सवाल है मेरिट्स का, बिल्कुल देखो, किसी का राइट्स का ख्याल करना ये अपने आप में मैच्योरिटी है, इट शोज योर मैच्योरिटी, सही बात है ना। यदि हम किसी भी लोग का राइट्स को हम उल्लंघन नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या, आई एम मैच्योर। क्योंकि जानते हो कि ह्यूमन राइट्स ये अब एक ग्लोबल टूल बन चुका है, मानते हो ना इस बात को, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आज देखो जो हमास में हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है, इतना बौखलाया क्यों है तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस। कल रात को एक स्पेशल सेशन बैठ गया, क्यों बैठ गया, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, बात समझो। तो मेरिट्स ये है कि जो ह्यूमन राइट्स है आपका, ह्यूमन राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव टूल है। तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फॉलो कर रहे हैं। जब हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा एक्शन क्या है, एथिकली करेक्ट है। हाँ, सवाल यही उठेगा, क्या ये बात केवल इंसानों तक ही होना चाहिए, व्हाट अबाउट द फ्यूचर्स। यदि मान लो कि हमारे एक्शंस के वजह से कहीं पे एबॉर्शन हो जा रहा है, हमारे एक्शंस के वजह से कहीं पे यूथेनेसिया हो जा रहा है, एक्टिव यूथेनेसिया हो जा रहा है, हमारे एक्शंस के वजह से कहीं पे मेडिकल फील्ड में अनएथिकल प्रैक्टिस हो जा रहा है, तो इस चीज़ को कैसे मानोगे फिर। तो वहाँ पे भी डीमेरिट्स आया कि नहीं आया, बात समझे। तो डीमेरिट्स भी देख सकते हो स्टूडेंट, कि नॉट कॉप्ट या नॉट सुइटेबल फॉर ऑल सिचुएशन, हर सिचुएशन में ये सुइटेबल नहीं है। जो देखो ना, जब तुम यूटिलिटियन अप्रोच से जब टेरर पे तुम अटैक कर रहे थे, तो कई लोग का तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, कई लोग को आप मारे ना, तो फिर तो उस समय सवाल दूसरा आ गया कि टेरर वर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी, तो आपने इंटरनल सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रमोट किया, तो व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल, व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द टेरर, द टेररिस्ट ग्रुप, तो उस समय तो आपने उल्लंघन कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि ये जो राइट अप्रोच है वो हर समय हर सिचुएशन पे वो सटीक नहीं बैठेगा, क्या ऐसा होगा जहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स को आपको वायलेट भी करना होगा। आप जैसे खुद ही देख लो कि जैसे खालिस्तान का जो इशू है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हाँ, इज योर फंडामेंटल राइट, करेक्ट। आप पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हो, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, ये आर्टिकल 19 में दिया गया है, आपका संविधान अलाउ करता है इस चीज़ का। इसका मतलब ये नहीं कि एक सेपरेट स्टेट बना लेंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। तो जो सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा मोरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मोरल राइट्स इज ऑल्सो वेरी, कल बताए थे ना, मोरल राइट वेरी करता है। जैसे इंडिया में जितना छूट है उतना तुम्हारा, उससे ज़्यादा छूट तुम्हारा कनाडा में है,
हाँ, उतना ही छूट तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में है, उतना ही छूट तुम्हारे यूएस में है। तो कंट्री, प्लेस, टाइम वैरी करता है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी तुम्हारा क्या डिपेंड करता है, तुम्हारा प्लेस के ऊपर, बात समझे, सोसाइटी के ऊपर, हाँ, टाइम के ऊपर, जर्नी ऑफ दैट कंट्री के ऊपर। तो डिमांड्स तो हो गया वहाँ पे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स या मोरल राइट्स कोई सैक्रोसेंट ही नहीं है। बैठा सकते हो ना यहाँ पे स्टूडेंट ये चीज़ को, क्योंकि आपका जो ह्यूमन राइट्स है या जो आपका जो मोरल राइट्स है, दिस आर नॉट सैक्रोसेंट, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लेस, टाइम एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए कंट्री और स्टेट। लिख लो, ये सभी चीज़ को लिख लो। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, बट यू हैव टू राइट डाउन। कल बताए थे वो सिमिलर पॉइंट है, इसलिए लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। अच्छा, तो बताओ इससे भी रिजल्ट आया क्या? इसमें भी डिमेरिट्स हैं, हाँ, मगर आप मेरिट्स को भी इनकार नहीं कर सकते हो। अब कितना बढ़िया बात है कि हम ऐसा कार्य करें जहाँ पे सभी लोग का, जितने भी स्टेक होल्डर है उसका राइट्स हैं, वो यदि सिक्योर हो जाता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है हमारा डिसीजन, इससे बढ़िया हमारा एक्शन क्या हो सकता है। और यदि इस तरह का हम एक्शन कर रहे हैं तो हम एथिकली करेक्ट। अब बताओ स्टूडेंट, वर्च्यू टेस्ट क्या होता है? वर्च्यू टेस्ट का मतलब, आपने सोचा स्टूडेंट कि आप ये एक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपके अंदर वर्च्यू डेवलप्ड होगा, आपके अंदर ऑनेस्टी डेवलप्ड होगा, आपके अंदर इंटीग्रिटी डेवलप्ड होगा, आपके अंदर कंपैशन डेवलप होगा, आपके अंदर डेडिकेशन टू सर्विस होगा। जैसे यूपीएससी का तैयारी करने वाला विद्यार्थी ना जो बैठा, उसका गोल क्या है कि हम पढ़ने बैठे, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप्ड हो, हमारे अंदर विजन डेवलप्ड हो। विजन समझ रहे हो ना, एक छोटा चीज़ को बड़ा चीज़ में तब्दील कर देना, दैट्स कॉल्ड विजन, दृष्टि। और वो बच्चा तैयारी किया और वो सब चीज़ को प्राप्त किया तो टेस्ट पास कर गया ना, वो उसका एक्शन सही है ना। उसका कौन सा एक्शन? सिविल सर्विस का तैयारी करने का एक्शन। क्यों? क्योंकि जो जो क्वालिटी उसने कभी सोचा कि हम ऐसा क्वालिटी हम डेवलप करेंगे, और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन एंड दे डेवलप दैट क्वालिटी, उसने डेवलप कर लिया, उसके अंदर ऑनेस्टी डेवलप हो गया जो कि पहले उतना नहीं था, हम कहेंगे सक्सेसफुल हो गया। वो टेस्ट से गुजार, उसको उस टेस्ट से पास करो, रिजल्ट उसके सामने में है, इसका मतलब पास हो गया। बात समझ गए ना? तो वर्च्यू टेस्ट का मतलब ये होता है कि यदि आपका एक्शन, एक्शन मतलब तीनों फेज से, समझे ना, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, आप कोर्स ऑफ एक्शन लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इफ योर कोर्स ऑफ एक्शंस प्रोड्यूस डिजायरेबल वैल्यूज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, डिवोशन, ठीक है, और भी दुनिया भर का चीज़, हाँ, जो कि परफॉर्मर चाह रहा था। डिजायरेबल वैल्यूज का मतलब क्या है? परफॉर्मर चाह रहा था, जो करता था इस कार्य का, वो चाह रहा था कि ये सभी चीज़ हमारे अंदर इम्बाइब हो, और ये सब चीज़ इम्बाइब हो गया, वो अचीव कर लिया ये सब वैल्यूज़ को। हाँ, सिविल सर्विस तैयारी करने वाला विद्यार्थी के अंदर जरूर 2 साल 3 साल में हार्ड वर्किंग कैपेसिटी डेवलप हो जाता है। मानते हो इस बात को? हाँ, 100% होता है। यदि नहीं हो रहा है तो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, सिंपल बात है। यदि कोई बच्चा हमसे आके बात करेंगे, सर 2 साल का तैयारी किए, मैं हार्ड वर्क अभी भी नहीं सीखे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इधर आओ, चंद्रबिंदु लगाते हैं तुम्हारा बढ़िया से, जाओ बाबू, अब नजर नहीं लगेगा, जाओ तैयारी करो। इसका मतलब ठीक से तैयारी नहीं किया वो, कहने का मतलब ये है। कोई बच्चा 2 साल तैयारी किया और वो बोल रहा है कि सर हमको एक किताब पढ़ने का लूड़ बुद्धि ही नहीं है, तो फिर दूसरा चंद्रबिंदु लगेगा उसके ऊपर, जाओ फिर तैयारी करो। इसका मतलब बाबू जो वैल्यू चाह रहा था वो वैल्यू डेवलप ही नहीं कर पाया। तब फिर इसका मतलब क्या है कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन डिजायरेबल वैल्यू प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। और ये देखो मेरिट्स यही है, इसका मेरिट्स क्या है? मैन ऑफ वर्च्यू बन जाओगे, मैन ऑफ वर्च्यू बनोगे, मेरिट्स। और मैन ऑफ वर्च्यू का मतलब क्या है? जो बोलता नहीं है करके दिखाता है, मैन ऑफ वर्च्यू उसको बोलते हैं। जो वर्ड्स में नहीं बोलता है, जो एक्शन में बोलता है। तुम लोग वर्ड्स में बोलते हो कि एक्शन में बोलते हो? बताओ जरा दोनों में। अरे डिबेट करना भी एक्शन ही हुआ। विद्यार्थी हो, विद्यार्थी इसका मतलब नाली बना देगा तुम लोग, अभी नाली बाद में डीएम बन के बनाएगा। विद्यार्थी का एक्शन क्या हुआ जरा बताना हमको स्टूडेंट।
क्या होता है स्टूडेंट्स का एक्शन? पढ़ना। पढ़ना जी। क्या मेंटल एक्शन एक्शन नहीं माना जाए? क्या फिजिकल एक्शन ही एक्शन होता है क्या? मेंटल एक्शन तो और हार्ड होता है बहुत हार्ड होता है। और ज़्यादा पैसा जो मिलता है मेंटल एक्शन के लिए ही मिलता है। यदि मॉनिटरी भी देखोगे पैसा, तो माइंड से काम करने वाले लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है। एग्जाम्पल तुम ले लो ना, एक मजदूर का एग्जाम्पल ले लो, हाँ, एक इंजीनियर का एग्जाम्पल ले लो, या फिर एक टीचर का ही एग्जाम्पल ले लो। दोनों में देखो डिफरेंस। यदि मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे तो उनको 300 या 400 रुपये मिलेगा। करेक्ट? सही बात है ना? अभी बढ़ गया, चलो 500 मान लेते हैं ऑन एन एवरेज। चलो 500, खुश, 500 मिल गया। बेचारा बहुत फिजिकल वर्क कर रहा है, बहुत फिजिकल वर्क कर रहा है। एक जो ज्ञानी है, मेंटली अवेयर है, समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, वो तो बहुत बैठे बैठे आधा घंटा में तुम्हारा 500 रुपये कमा लेगा। तो पता है दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में 1 घंटा का चार्ज लगता है टीचिंग का, 1 आवर का। हम लोग भी पढ़ाएं, ठीक है ना? 1 घंटा देंगे टाइम, 1 घंटा में हम 1000 रुपये लेंगे। ऐसा होता है, 1000 रुपया, 2000, 3000 इस तरह होता है। और बाबू लाइन लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि कम आदमी, लाइन लगा रहता है, समझे? और उसमें एक बार तुम क्लिक कर गए तो हो गया तुम्हारा। बट फॉर डैट यू हैव टू वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तुमको क्यों देगा 1000 रुपया वो ऐसे फालतू का देगा 1000 रुपया तुमको? इसका मतलब तुमको बहुत एक्सपर्ट होना होगा उस सब्जेक्ट्स में, समझ रहे हो ना? तो मैं क्यों ये विषय को टच किया हूँ? मैंने बताने का प्रयास किया है कि यस, एक्शन कैन बी बोथ, फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन। अब विद्यार्थी का जो एक्शन है वो पढ़ना है, बात समझे ना? तो खाली एक्शन का मतलब दिमाग में ये मत डालो कि फिजिकल एक्शन ही है, इट कैन बी योर मेंटल एक्शन ऑल्सो। तो जब मेंटल एक्शन कर रहे हो और फिजिकल एक्शन कर रहे हो, इफ़ यू आर गेटिंग दिस वैल्यूज, इसका मतलब आपका एक्शन क्या है? एथिकली करेक्ट। आपका डिसीजन क्या है? एथिकली करेक्ट। तो मेरिट्स क्या हुआ? मेरिट्स ये हुआ कि आपको हैप्पीनेस मिलेगा, यू आर गेटिंग डिजायरेबल रिजल्ट, है कि नहीं? बताओ तो, यू आर गेटिंग डिजायरेबल रिजल्ट। आप बन रहे हो मैन। मैन तो बोलना गलत बात है क्योंकि जेंडर इक्वलिटी का बात है। देखो, हाँ, यू आर बिकम ह्यूमन ऑफ एथिक्स, ह्यूमन ऑफ वर्च्यू, ठीक है ना? मैन ऑफ वर्च्यू नहीं बोलेंगे, ह्यूमन ऑफ वर्च्यू। ह्यूमन समझते हो ना? इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आ जाएंगे। नहीं, आप कोटेशन को भी बदलने की जरूरत, बात समझे ना? पूरा बदलना। जानते हो फेमिनिज्म एक मूवमेंट है, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ तुम लोग को 2nd 3rd क्लास में कि एथिक्स जितना भी किताब लिखा गया है, या फिलोसफी, ज़्यादा बेटर होगा फिलोसफी बोलना, फिलोसफी का जितना भी किताब लिखा गया सब मेल के चश्मे से लिखा गया है। तो वो तो गलत ही है। अब फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि मेल के साथ डोमिनेट करे, ये नहीं है, ये नहीं है यार, ये तो तुम गलत सोच रहा है। अब देखो, इस चक्कर में कई बार बॉयज़ लोग भी पिटा जाते हैं, है ना? जो तुम्हारा जो सेक्शन है आईपीसी का, सेक्शन 498 और 499 बहुत खतरनाक है, दहेज प्रथा वाला है। जब दहेज प्रथा का जब केस आता है पुलिस स्टेशन में, तो हमेशा लड़का को ही पकड़ता है, क्योंकि पहले से एक एजम्पशन है कि लड़का बदमाशी किया होगा। कई केस ऐसे भी पाया गया है कि जहाँ पे, है ना, काउंटर पार्ट ने, वाइफ ने गलत आरोप लगाया है। तो फिर ऐसा ही फेमिनिज्म ठीक नहीं है ना? बिल्कुल, तुम्हारा बोलने का तात्पर्य यही है स्टूडेंट, कि ऐसा ही फेमिनिज्म ठीक नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल, एक ही कोइन के 2 साइड है, समझ गए ना? दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो जितने भी प्रभाव है, जितनी भी लोकति है, जितनी भी मुहावरा है, सब जगह चेंज करो। अब जैसे अभी प्रचार आता है, अभी एडवर्टीजमेंट आता है कि सेंट लगाओ लिफ्ट में, है ना, सब लड़की दौड़ के आ रही है, ये भी गलत है। तुम काउंटर तो कभी नहीं दिखाता है कि लड़की सेंट लगाई, लड़का दौड़ते हुए आया, तो गलत है वो भी। वो तो और देखो, वो तो और मोरली इनकरेक्ट हो जाएगा, वो तो और विजुअली इनकरेक्ट लगेगा देखने में। सर ऐसा क्यों सर कि गर्ल्स के प्रति मोरली इनकरेक्ट हो जाए, बॉयज के प्रति ठीक? दोनों ही गलत है यार, दोनों ही गलत है। हाँ, मैं और भी गलत इसलिए वो बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आपका जो assumption है गलत है। नहीं, देखो, वुमेन आर द वल्नरेबल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे चिल्ड्रन है ना, हाँ, सेंसिटिव है। जैसे एग्जांपल देखो, जो तुम पुरुष को जो तुम दे सकते हो फ्रीडम घूमने के लिए, उतना इक्वल फ्रीडम तुम महिला को नहीं दे सकते हो। अब दे सकते हो,
बट प्लेस कैसा है, और भी बहुत सारे डिपेंडिंग फैक्टर है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट में बाबू महिला लोग घूमती है रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे महिला लोग लीड करती है वहाँ पे। और यदि हम कहेंगे कि हमारे राज्य में भी इम्प्लीमेंट हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अरे गेटिंग में समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि दबाने के लिए, रिस्ट्रिक्शन का मतलब सेफ्टी के लिए, सेफ्टी बात समझे ना? इसका मतलब ये नहीं कि जो परवरिश होगा उसमें भी हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, नहीं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। हम गर्ल्स को भी पढ़ा रहे हैं, हम बॉयज़ को भी पढ़ाएंगे। सही बात है कि नहीं है? एक माता पिता दोनों को पढ़ाए, बराबर पढ़ाए। यदि अपने बच्चे को दिल्ली भेज रहे हैं बॉय को, तो गर्ल को भी दिल्ली भेजें, दोनों को बराबर भेजिए। हाँ, यदि गर्ल को दिल्ली भेज रहे हैं तो एक सेफ्टी भी रखें वहाँ पे, और सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। और जब सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है तो फिर रूढ़िवादी सोच आ जाता है यहाँ पे। तो एक सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, जिसके वजह से सोसाइटी में जो मोरल हमारा जो सोचने का जो तरीका है गर्ल्स को लेके, वो थोड़ा डिग्रेडेड हो जाता है। वो एक सेफ्टी सबसे बड़ा रीजन है। मैं यदि सोसाइटी को ही बहुत बढ़िया कर दो तुम, तो तुम्हारा सेफ्टी इशू नहीं रहेगा। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ साउदर्न इंडिया, जब टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, टेक द एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली एंड हैदराबाद, यस, वहाँ पे गुड रिजल्ट है। बात समझ में आ गया ना? वर्च्यू टेस्ट देखो यहाँ पे डिमेरिट्स क्या हो गया, बताओ तो इसका डिमेरिट्स जरा बताना, इसका डिमेरिट्स क्या होगा स्टूडेंट? क्या, फिर से बोलो, तुम बोलो सुनील। वेरी गुड, यही सही है, बहुत अच्छा है यू, ठीक है, आई अप्रिशिएट योर आंसर। बोलो क्या होगा इसका आंसर? अरे गधा, इतना कहानी सुन लिया फिर भी एक भी नहीं बना पा रहा तुम लोग, बहुत अच्छा। रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल, हाँ, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा इसमें, क्योंकि आपको ये सब वैल्यूज़ को ग्रहण करना है, इस वैल्यूज़ को प्राप्त करना है, समझे? और कहीं ना कहीं ये चीज़ ना मेरिट्स भी बन सकता है। कैसे मेरिट्स बन सकता है? देखो, इसको यहाँ पे भी डाल सकते हो, क्योंकि आपका लार्जर इंटरेस्ट पे भी फोकस रहेगा और अपने ऊपर भी फोकस रहेगा, तो इधर मेरिट्स भी बन सकता है, इधर भी जा सकता है। क्योंकि आप जब एक्शन कर रहे हो तब ना आ रहा है, तो इसमें आप दोनों ही चीज़ देख रहे हो, अपना एक्शंस को भी उचित होते हुए देख रहे हो और अपना आपका इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ है उसको भी आप डेवलप करते हुए देख रहे हो। तो इट कैन बी योर मेरिट्स ऑल्सो, बट कैसे डालना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये हो गया ना स्टूडेंट? चलो अब बताओ क्या होगा? हाँ, कॉमन गुड टेस्ट। देखो, ये सब चीज़ समझने वाला है स्टूडेंट, रटने वाला चीज़ नहीं है, समझने वाला चीज़ है। कॉमन गुड टेस्ट, देखो कॉमन गुड टेस्ट का मतलब क्या हुआ? कल कॉमन गुड अप्रोच देखे थे ना, एथिक्स ऑफ केयर। यदि आपका एक्शन, हाँ, या कोर्स ऑफ एक्शन या अप्रोच ऑफ एक्शन इंक्लूसिव हो, सबका साथ सबका विकास वाला चीज हो, इसका मतलब यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन, हाँ, टुवर्ड्स सोसाइटी, इंक्लूसिव हो, उसमें जितने ही वल्नरेबल वाले लोग सब है, सबका हित का काम कर रहे हो, और ऐसा आपका एक्शन है, ऐसा आपका डिसीजन है, तो पास हो गया। एथिकली करेक्ट है आपका डिसीजन, एथिकली करेक्ट है आपका एक्शन। समझ गए? इफ योर एक्शन इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है बोलो? सबको साथ को लेकर चलने के लिए, समझे? सबको साथ लेकर चलना, दैट्स कॉल्ड इंक्लूसिव। जैसे पिता जो होते हैं सबको साथ लेके चलते हैं ना, जो बदमाश बच्चा होता है उसको भी लेके चलते हैं, और जो बढ़िया होता है वो तो पहले ही साइड में बैठा हुआ है, वो तो पैर उड़ छू रहा है। बढ़िया जो बच्चे लोग होते हैं तो पिताजी बोलते रुलाएगा क्या, आप शांत रहो। और जो बदमाश बच्चा होता है, पिताजी जो खुद टेंशन में आते कि यार इसको कैसे डील करें। कल मेरा किसी से इंटरेक्शन हुआ, बाहर गए थे, ठीक है ना, बाहर गए थे, पानी पूरी वाला से इंटरेक्शंस हुआ, ठीक है। मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ वहाँ पे, बात करता हूँ उनसे। दो तीन स्पॉट है अपना जहाँ पे मैं बात करता हूँ कॉमन आदमी से, और वहाँ से इनपुट लेने का प्रयास करता हूँ। वो कहते हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है
और हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है और जो भी दोस्त आता है बाइक में बैठ जाता है, घूमने चला जाता है। तो हम उसको बोले कि कितना क्या एज है उसका? तो बोला कि 17 साल हो गया। तो हम बोले कि हाँ, उम्र का असर है। हम बोले कितना क्लास में पढ़ता है? तो वो बोले कि क्लास 10 पास किया है, मैट्रिक पास किया फर्स्ट डिवीज़न से। अब हवा की रेट है उसके दिमाग में, फर्स्ट डिवीज़न से बच्चा पास किया है। अब वो हवा तो तुम 5 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते हो किसी का भी। तो हम बोले कि देखिए सब कुछ ठीक है, मगर थोड़ा सेफ्टी का ख्याल बोलिए रखने के लिए। और वो भी इस जगह पे घूम रहा है, जहाँ तहाँ बाइक में घूम रहा है। बैड ना, वेरी बैड, समझ गए ना? तो यदि आपका, चलो ये मुद्दा इससे रिलेटेड नहीं है, चाहे कि जोड़ सकते हैं बट उसको हटा दो, साइड हटा दो। यदि एक्शन आपका इंक्लूसिव हो, आपका एक्शन में सबका साथ सबका विकास वाला बात है, हाँ, स्पेशली जो वल्नरेबल लोग सब है, वल्नरेबल क्लास है। वल्नरेबल क्लास का मतलब समझ रहे हो ना? बहुत सारे कैटेगरी, SC ST वुमेन चिल्ड्रन दिव्यांग लोग सब, उसका भी हित का बात कर रहे हो। और ऐसा डिसीजन है आपका, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री ने, हमारे जो मोदी जी हैं, क्या मतलब उनके दिमाग में लेट से एक आइडिया डेवलप्ड हुआ कि ये प्रोग्राम हम चलाएंगे और जिसकी वजह से लोगों को बहुत फायदा होगा। तो यदि कॉमन गुड टेस्ट से पास करोगे तो पास हो गया, वो पास हुआ ना स्टूडेंट। जैसे अभी हमारे मोदी जी बोले ये बात कि हम एक क्या चलाएंगे, हम पेंशन चलाएंगे। किसके लिए चलाएंगे? दिव्यांग लोग के लिए, जो 60 साल से ऊपर है, उसके लिए हम चलाएंगे। दिव्यांग के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा। गुड अप्रोच ना? तो यदि उसको तुम कॉमन गुड टेस्ट से पास करोगे तो पास हो गया। फिर तो कहेंगे कि मोदी जी का ये जो प्रोग्राम और पॉलिसी है वो एथिकली करेक्ट है। सो सिंपल। एक्शन इंक्लूसिव, हाँ, इफ वी टेक केयर ऑफ वल्नरेबल क्लास ऑफ सेक्शंस। मेरिट्स क्या है स्टूडेंट? मेरिट्स ये है कि किस तरह का सोसाइटी हम रचना चाहते हैं। सोसाइटी मोरली स्ट्रांग डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, मोरली स्ट्रांग डेवलप्ड होगा। डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स क्या है बताओ तुम? नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, हर सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। बहुत सारा ऐसा भी सिचुएशन होगा जहां पे आपको वल्नरेबल के अंदर भी वल्नरेबल क्लास को आपको बचाना है, तो उस सिचुएशन में कैसे पूरा देखोगे? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद विकास के सफर में शामिल नहीं होना चाहेंगे। ऐसे लोग होते हैं ना, एंटी टेरर एलिमेंट होते हैं ना स्टूडेंट, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उसके लिए क्या करोगे फिर? तो क्या बोलते हैं उसको? असामाजिक तत्व, हाँ, ये सब एंटी जो सोशल एलिमेंट सब है, उसके लिए क्या करोगे? देख रहे हो ना, सीख रहे हैं हिंदी तुम लोग से। कॉमन गुड टेस्ट, समझ गए क्या हुआ? सही नहीं बोल रहे, क्या कहना? अब बताओ अब कौन सा टेस्ट होगा? जस्टिस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्याय, जस्टिस टेस्ट। अच्छा, इंग भरते हैं तब तक तुम लोग बताओ तो क्या हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम लोग को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या 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 बोलो? नहीं सर। किस खुशी में मार रहा है? उसका बर्थडे इसलिए मार रहे हो? सर गलत बोल उसको राइट कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा। सिखा रहे हैं। लगा दे फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, आलोक पकड़े जाओगे। मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है। तुम्हारा एग्जाम्पल हम देते हैं बाकी स्टूडेंट को, बनना है तो आलोक की तरह बनना। ऑलवेज रेस्पेक्ट वुमेन। हाँ, कोई बात नहीं है, अमर रहेगा तुम, जब तक हम रहेंगे तब तक तुम रहेगा। देखो जस्टिस टेस्ट, देखो स्टूडेंट, जस्टिस टेस्ट के बारे में हम लोग कल भी बात किए थे। अब छोड़ दो ना, ये सब भूल जाओ, ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान दो। अब जस्टिस टेस्ट में क्या है कि यदि आपका जो एक्शन है, आपका एक्शन मतलब आपका डिसीजन, कुछ भी हो सकता है ना स्टूडेंट। आपका एक्शन हो गया, आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, आपका रिजल्ट ऑफ एक्शन हो गया, या आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब डिसीजन। यदि इसमें जस्टिस है, यदि इसमें जस्टिस एलिमेंट है,
तो आपका टेस्ट पास, आपका डिसीजन एथिकली करेक्ट है, इस टेस्ट से पास हो जाएगा। और यदि उसमें जस्टिस नहीं है, यदि उसमें अनइक्वालिटी है लेट्स से, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, सॉलिड रीजन होना चाहिए। कल बताए थे ना स्टूडेंट कि यदि आप किसी के साथ जस्टिस, किसी को आप जस्टिस नहीं दे रहे हो, तो उस समय भी देयर मस्ट बी ए सॉलिड ग्राउंड, देयर मस्ट बी ए स्टैंडर्ड ग्राउंड कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं इसको जस्टिस। अब कसाब इतना गंदा काम किया, इतने लोग को मारा, उसके लिए क्या जस्टिस भाई? और उसको भी सरकार ने दिया, उसको भी लड़ने के लिए दिया। वो लड़ने के लिए इसलिए दिया ताकि उसको फांसी हो सके। फांसी ऐसे नहीं होता है स्टूडेंट। हमारा जो नॉर्मल लॉ है उसमें क्या है कि आपको उधर से भी डिफेंस करना पड़ता है। लॉयर भी लड़ेगा उधर से, इधर से भी लड़ेगा, इधर का लॉयर जीतेगा तभी तो उसको फांसी होगा। फिर कई लोगों को लगता है, देखो अब इंडिया में भी देखो जो कहते हैं ना वायरल टेस्ट, कितना गलत चीज़ है। मैं तुमको एक बहुत अच्छा बताता हूँ। जो एडवोकेट लड़े थे केसाब के फॉर्म में, वो सब सरकारी वकील थे, सरकारी वकील ही लड़ते हैं और कंपल्सन होता है, ऊपर से बोला जाता है कि आपको लड़ना है। तो पूरा कंट्री में पूरा उसके लेके पूरा गुस्सा कि कसाब को लेके क्यों लड़ा, क्योंकि लोग तो जान ही नहीं रहा लॉ के बारे में। अब वो फिर बिग बॉस के कंटेंडर भी बने थे बाद में जाके, और बिग बॉस में अपना कहानी बताए थे कि देखिए हम लड़े थे। बट ये सरकार का तरीका ही है, गवर्नेंस का, लॉ का तरीका ही है। माँ देखो, जब वो वायरल हुए कि XYZ एडवोकेट लड़ रहे हैं केसाब का केस, और केसाब के फॉर्म में लड़ रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे कि इतना जिसने लोग को मारा है ना, और उसका भी केस लड़ने के लिए हमारे इंडियन वकील जा रहा है। तो वायरल हो, ये न्यूज़ जब वायरल हुआ तो लोगों के बीच में आक्रोश आया ना उस वकील को लेके। बट बेचारा वकील तो क्या कर रहा था? अपना प्रोफेशनल एथिक्स को निभा रहा था। आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो ये नहीं कि आपका जब कोई डिसीजन, आपका एक्शंस, कोई आपका अप्रोच ऑफ एक्शंस यदि वायरल हो, उसमें यदि नेगेटिव ही बात है, तो जो ये नहीं कि आप सच में नेगेटिव हो, आप एथिकली आप इनकरेक्ट। नो, प्रोफेशनली वो एथिकली करेक्ट था वो अपनी जगह पे, क्योंकि लॉयर का काम क्या है? डिफेंड करना अपने क्लाइंट को, तो कर तो रहे थे। और वही कार्य दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, वही था तुम्हारा जो भी हमारा व्यवस्था है, लीगल सिस्टम है, वही उसके ऊपर दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आपको लड़ना है। आप लड़ोगे तभी इधर फांसी हो सकता है। बात समझे स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो, यस अनइक्वलिटी है, तो देयर मस्ट बी अ सॉलिड रीजन, समझे? सॉलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा, इसका देखो पॉजिटिव क्या होगा, मेरिट्स क्या होगा? इसका मेरिट्स क्या होगा स्टूडेंट? कि जस्टिस, जो जस्टिस है एक फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल है, एथिकल प्रिंसिपल। और आपके कार्य में ये फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, यानी कि जस्टिस इन्वॉल्व है, तो आपका कार्य तो बहुत अच्छा है, आपका एक्शन तो बहुत अच्छा है। इस स्टेज से गुजारोगे तो हो जाएगा। मगर जानते हो, चूंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है, कि आप अनजस्टिसिएबल भी हो सकते हो, आप अनइक्वल भी हो सकते हो, बट आपके अंदर क्या होना चाहिए? सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए आपके पास। मगर कई बार जो सॉलिड ग्राउंड है वो डिबेटेबल हो जाता है। जो सॉलिड ग्राउंड है जिसके वजह से आप इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो? इनइक्वलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कई बार ये डिबेट का हिस्सा बन जाता है स्टूडेंट। कई लोग बोलेगा कि इसने सही, इसका सॉलिड ग्राउंड सही है, कई बार बोलेगा कि सॉलिड ग्राउंड सही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो यही इसका सबसे बड़ा डिमेरिट्स बन जाता है इस टेस्ट का। अब बताओ कौन सा टेस्ट बचा हुआ है? यूटिलिटी टेस्ट। मिटा देना, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। आपका जो सॉलिड ग्राउंड है, किसके लिए सॉलिड ग्राउंड? जो कि आप इनइक्वल प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना? तो इट कैन बी डिबेटेबल इश्यूज, वो डिबेटेबल इश्यू बन सकता है। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, तो इसे लिखो। अब हम लोग करेंगे यूटिलिटी टेस्ट। यूटिलिटी टेस्ट देखो, यूटिलिटी टेस्ट का मतलब है वही यूटिलिटेरियन टेस्ट। इसका मतलब क्या कि यदि आपका कोर्स, देखना क्लास में अच्छे से रहना तुम लोग,
ठीक है ना, कब दिमाग मेरा खराब हो जाएगा। देखो, यदि आपका एक्शन या आपका कोर्स ऑफ एक्शन या आपका डिसीजन ये सुनिश्चित कर रहा है कि आपको मैक्सिमम गुड मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और मिनिमम हार्म होगा। मिनिमम क्या होगा? हार्म होगा, और मैक्सिमम गुड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्शन क्या है? यूटिलिटी टेस्ट से गुजर गया और वो एथिकली करेक्ट हो गया। समझ गए ना? कोई आपका एक्शन, कोई आपका डिसीजन जो कि आपको रिजल्ट क्या दे रहा है? ज़्यादा बेटर दे रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा बेटर है। जैसे टेलर जैसे हम भारत सरकार का लेट से सोचिए कि टेलर से लड़ेंगे, यूटिलिटी टेस्ट से पास करो, भारत सरकार का डिसीजन जो है एथिकली करेक्ट है। बात समझ गए ना? तो हम बताएं ना कि जो एक्शन है आपका, एक्शन करने से पहले डिसीजन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इज योर, यानी कि जब हम किए नहीं है, अभी मन में सोच रहे तो वो डिसीजन हुआ आपका। जब उस चीज़ को इंप्लीमेंट करोगे तो वो एक्शन में कन्वर्ट होगा और रिजल्ट हो गया तो रिजल्ट ऑफ द एक्शन। तो हर जगह ही लागू हो सकता है। एक्शन यदि मैक्सिमम गुड प्रोड्यूस किया और वही एक्शन यदि मिनिमम हार्म किया है तो एक्शन क्या है आपका? एथिकली करेक्ट है एज पर द यूटिलिटी टेस्ट। हाँ, इसका डिमेरिट्स क्या होगा? सॉरी, इसका मेरिट्स क्या होगा स्टूडेंट? मेरिट्स ये होगा कि रैशनल कैलकुलेशन, आपके अंदर एक कैलकुलेशन करने का भाव आएगा। अब डरोगे नहीं, अब बोलो कि 80% फायदा होगा और 20% नुकसान होगा। कर लेते हैं, एक्शन सही है। एक कैलकुलेशन आया ना? हाँ, और उसके पीछे क्या आधार है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो रैशनल कैलकुलेशन करने, है ना, ये करने में आपको हेल्प करता है ये टेस्ट। डिमेरिट्स, डिमेरिट्स देखो स्टूडेंट, जो आप सोच रहे हो कि आपको 80% फायदा होगा और 20% नुकसान होगा, जो ही नहीं कि इंप्लीमेंट करने के बाद भी ऐसा हो। तो जो असेसमेंट है, जो असेसमेंट है रिजल्ट का, असेसमेंट ऑफ रिजल्ट कि ऐसा होगा, 75% फायदा होगा, 85% होगा, मे नॉट बी ट्रू। अब मान लो कुछ ज़्यादा ही कैजुअलिटी हो गया तो क्या करोगे? फिर सफर रहोगे फिर। तो असेसमेंट ऑफ रिजल्ट मे नॉट ट्रू। जो आप सोच रहे हो कि 80% फायदा होगा, 20% नुकसान होगा, जब रियल लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करोगे तो पता चला ये रिवर्स हो गया। 4 आदमी को मारने के चक्कर में पूरा बस्ती को ही साफ कर दिया। बात समझ गए? 4 टेरर को पकड़ने के चक्कर में पूरा बस्ती को ही साफ कर दिया। अच्छा डिसीजन माना जाएगा इस चीज को? नहीं माना जाएगा जी। वहाँ पहले तो क्या सोच रहे थे कि 4 को मारने में हो सकता है 2-3 सिविलियन हमारा मर जाए, वहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो असेसमेंट करना रिजल्ट का, ये जो ही नहीं कि आपका हमेशा करेक्ट ही होगा, यानी कि आप हमेशा जो रिजल्ट है उसको करेक्ट प्रिडिक्ट कर पाओगे, ऐसा जो ही नहीं है। समझ गए ना? हाँ, अभी देखो स्टूडेंट, जब आपको मैक्सिमम गुड मिला और मिनिमम हार्म हुआ तो आपका इस एक्शंस के वजह से यदि आपको यूटिलिटी मिल रहा है, यूटिलिटी मतलब आपको मिल रहा है हैप्पीनेस मिल रहा है, लेट्स से, हाँ, आपको हैप्पीनेस मैक्सिमम मिला, करेक्ट, और जो तुम्हारा पेन जो है, यानी कि प्लेजर मैक्सिमम मिला और पेन तुम्हारा मिनिमम मिला, इसके बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, दैट कम्स अंडर यूटिलिटी टेस्ट। क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है ना, जो मिलता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या हमको रिजल्ट मिला? हमारा हैप्पीनेस। अब कुछ काम अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, अब कुछ काम हमसे यदि हम लोग से गलती हो जाए तो उस समय दुख दर्द भी रहेगा। अब मान लो कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गया, अब खुद एग्जाम्पल सोचो, चलो इसी पे बात करते हैं कि लेट्स से हमें 4 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है, लेट्स से, ठीक है, 4 टेररिस्ट को क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। हमारे जवान लोग गए, BSF गए, और भी बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्स सब गए लड़ने के लिए एक पूरा बस्ती को। हाँ, एक बस्ती में ये 4 टेररिस्ट छुपा हुआ है, समझ गए ना, और ये अपना ऑपरेशन बैठाए यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेशन। और क्या हुआ? 2 केस हो सकता है, या तो सक्सेसफुल, चलो चारों को मार दिया और कैजुअलिटी बहुत कम हुआ, तो हम कहें कि मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमम पेन, क्योंकि 2-3 मरे हैं तो उसके लिए पेन है और कंपनसेशन भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। केस दूसरा है कि मान लो कि ऐसा कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो गया और इसमें से 4 में से बस 2 ही मरा और 2 नहीं मरा, तो उस समय तो तुम्हारा मैक्सिमम तुम्हारा पेन है
अब मिनिमम तुम्हारा गेन है, बेनिफिट तो बहुत कम हुआ। एक केस ये भी हो सकता है कि लेट से चारों न्यूट्रलाइज हो गया और बस्ती में लोग भी बहुत सारे मर गए, तो देखो फिर इसका प्रोपोर्शन फिर अलग हो जाएगा। देख रहे हो ना स्टूडेंट? तो आपका जो डिग्री है, यूटिलिटी की डिग्री से भी आपको पता चलेगा कि व्हाट यू अर्न व्हाट यू लूज। तो जब इस टेस्ट से पास करोगे तो विल गेट एवरीथिंग। तो देख रहे हो ना डिमेरिट्स क्या, कि रिजल्ट को असेस करना बड़ा मुश्किल है। होप से समझ में आ गया। बट एट द सेम टाइम ये टेस्ट, ये अप्रोच आपको रैशनल कैलकुलेशन यानी कि रिस्क टेकिंग प्रोसेस भी आपको देता है कि कैसे रिस्क लिया जाए। अब बताओ लास्ट क्या बचा है? हाँ एवरीबॉडी टेस्ट मिटा दे ये चीज। अच्छा एवरीबॉडी टेस्ट बताओ क्या होता है एवरीबॉडी टेस्ट का मतलब? हाँ बिल्कुल, एवरीबॉडी टेस्ट का मतलब ये है कि जो हम एक्शन कर रहे हैं ऐसा एक्शन केवल हम ही नहीं करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। जो हम सोच रहे हैं ऐसा बाकी लोग भी सोचते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं इस एक्शन को करने वाले, बाकी लोग भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी यही सोच रहे हैं। यानी कि आपका एक्शन, इफ एक्शन जो है परफॉर्मर के लिए और रेस्ट के लिए, दोनों के लिए ही सेम है। परफॉर्मर जो करता है आई, रेस्ट का मतलब बाकी लोग को भी सिचुएशन मिलेगा तो वही काम करता वो। तो इससे क्या होता है, दिमाग ठंडा हो जाता है। इससे दिमाग ठंडा हो जाएगा। कैसे दिमाग ठंडा हो जाएगा? तो बोला है कि सिंपल रहेगा, इस तरह का जो निर्णय ले रहे हैं पहले भी लोग ले चुके हैं और अभी भी लोग, तो बहुत सामान्य बात है, हम यही लेंगे जो लोग लेते हैं। समझे? ये आपको जनरलाइज कर देगा, ये आपका फिर मोरल जो है बूस्ट कर देगा। तो इसमें मेरिट्स क्या होगा? देखो एवरीबॉडी टेस्ट में मेरिट्स क्या होगा कि आपका जनरल इंक्लिनेशन रहेगा, यानी कि आपका जो इंक्लिनेशन ऑफ परफॉर्मर, जो इंक्लिनेशन का जो परफॉर्मर होगा वो जनरल इंक्लिनेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से काम किया जाए स्टूडेंट। हमारा जो काम करने का जो तरीका होना चाहिए वो जनरल लोग का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल उसी हिसाब से होना चाहिए। तो जो इंक्लिनेशन ऑफ परफॉर्मर है बिल्कुल क्या है, तुम्हारा जनरल इंक्लिनेशन के साथ मैच कर जाएगा। इंक्लिनेशन मतलब क्या है? झुकाव। हमारा जो एक्शन का जो झुकाव है वो कैसा होना चाहिए? जैसे लोग का होता है, बाकी लोग का होता है। बात समझे? यानी कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बाकी लोग जैसे काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसी तरह हम भी डिसीजन लेंगे। तो इससे आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा ना, और ना ही आपको एक्स्ट्रा बर्डन आएगा आपके ऊपर। जैसे एग्जांपल देखो, आईएएस का ही तैयारी करने वाले स्टूडेंट बैठे हो क्लास में, जैसे तुम तैयारी कर रहे हो वैसे बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं। सही बात है ना? सो सिंपल। ना कुछ खास तुम्हारे अंदर है, ना खास कुछ उसके अंदर है, सबका तैयारी मोर और लेस सेम ही है। तो तुम घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा कि हो सकता है कि शुरू में बच्चे लोग जब तैयारी करते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये तरीका सही है, वो तरीका गलत है, ये सही है, वो गलत, इस तरह का बहुत सारा दिमाग में चलता है। कोई सीनियर आकर बोल दे नो, ऐसे ही तैयारी किया जाता है, जैसे तुम तैयारी करो वैसे हमने भी तैयारी किया था, बिल्कुल लॉन्ग कट ही तैयारी करने का। तो क्या हो जाएगा? उसका जो इंक्लिनेशन है, उसका जो तैयारी करने का तरीका है, वो जनरल जो तैयारी कर रहा है लोग उसके साथ मैच कर जाएगा ना, और ना ही उसके अंदर घबराहट होगा। उसको लगेगा कि हम सही रास्ते पे फॉलो कर रहे हैं। मगर तुम कोई ऐसा विद्यार्थी पकड़ा जो बोल तो रहा है कि हम आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, मगर कभी तैयारी नहीं किया, और उससे जब पूछने गया तुम तो बोला कि ऐसे आईएएस बनता है इससे। तो तुम बोला कि हम तो ऐसे आँख खोल के आईएएस बन रहे थे, बहुत मेहनत, 3 बजे उठ रहे थे, ऐसे कैसे बनता है? और यदि उसके चक्कर में तुम आ गए तो ये टेस्ट फेल हो गया ना। इसलिए गलत संगत में नहीं पढ़ना। हाँ ऐसे भी होंगे स्टूडेंट, सब आते हैं ऐसे ही प्रजाति वाले लोग सब रहते हैं जो बोले ए यार 2 घंटा पढ़ना आईएएस के लिए, 2 घंटा काफ़ी है, 2 घंटा 2 घंटा आईएएस काफ़ी है। समझ रहे हो ना? अब यदि इसके, अब तो तुम लोगों को, अब सब आदमी को चाहिए शॉर्टकट।
है ना। तो शॉर्टकट वाला आदमी को पकड़ता है, जो मतलब शॉर्टकट वाला मेथोडोलॉजी से आगे बढ़ रहा है उसको पकड़ेगा। वो बोलेगा कुछ तैयारी नहीं, फिल्म से 2 महीने पहले खट लो, पास कर जाओगे, गारंटी पास कर जाओगे। हमारा बड़ा भाई भी पास किया है, पक्का पास कर जाओगे, हमारा फ्रेंड भी पास किया है। उसके झांसे में आ जाओगे, हाँ, आज जो इतना दिन से तैयारी कर रहा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो यस, डिमेरिट्स ये है इसका कि हो सकता है डिमेरिट्स, हाँ डिमेरिट्स लिखो, हो सकता है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो वो पीपल, वो पर्सन्स हो सकता है क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, हाँ क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, या उसका बैकग्राउंड बैड बैकग्राउंड हो। हाँ, उसको एक तुम सिचुएशन दे दिया तो बोला कि कुछ नहीं बाबू गोली मार देना होता है, तब क्या करोगे? तो उस हिसाब से तुम यदि काम करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा डिसीजन काहे का एथिकली करेक्ट, बात समझे ना। तो एवरीबॉडी में ऐसे भी जो लोग होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं और उसके हिसाब से फॉलो नहीं करना होता है, समझ गए ना। तो इसमें क्या लिखा गया, डिमेरिट्स ये है कि जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, यानी कि बैड बैकग्राउंड के लोग हैं, यदि उसको तुम आधार बना लिए और उसके तरफ इंक्लिनेशन चला गया तब तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि एवरीबॉडी में ये सब भी लोग आएंगे, है ना। अब बताओ कितने लोग, हाँ लगभग हम मान के चले ना 10 से 15 लाख लोग भरते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ये बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सब लोग बच्चे पढ़ने वाले ही होते हैं, सब ग्रेजुएट ही होते हैं, ठीक है। कई बच्चे लोग सीरियस होते हैं, 1 से 2 लाख बच्चे लोग बहुत भयानक सीरियस होगा, सब क्रिमिनल ईयर में होगा। हाँ, कई बच्चे लोग 5 लाख के आसपास का आबादी ऐसा होगा जो एवरेज पढ़ता होगा। और इसमें ज़रूर बाबू 2 या 5% या पूरा 5% ही कह दो, 5% जरूर ऐसा आबादी होगा जिसको रातों रात IAS बनना है। तो यदि कोई तेज बच्चा का संगत ऐसे आदमी के साथ हो जाए, समझ रहे हो, जिसको रातों रात IAS बनना है, रातों रात फेमस होना है IAS बन के, तो कभी फेमस होगा वो? कभी नहीं हो पाएगा। तो एवरीबॉडी टेस्ट फेल, समझ गए ना। ये आप कहीं पे भी लिंक कर सकते हो। इसलिए सीखना है, देखो अपना असेसमेंट कैसे होगा। अपना असेसमेंट तब होगा जब आपसे कोई ब्रिलियंट कोई स्टूडेंट है आपके पास, बेंचमार्क आपका ब्रिलियंट है। जैसे इस क्लास में भी कई विद्यार्थी लोग बहुत ब्रिलियंट हैं जो आज नहीं आए हैं, ठीक है, उससे आपका बेंचमार्क तुलना होगा। जो कई बच्चे लोग एग्जाम देके पास भी कर चुके हैं उससे तय होगा आपका, तुम्हारा तय उससे थोड़ी होने वाला है। बट 2 आदमी जो कमजोर है एक दूसरे को कंपेयर कर रहा है कि देखो हमारा इतना है उतना है, देखो पास कर रहे हैं, नो ऐसे नहीं होगा। बेंचमार्क के साथ तब आपको पढ़ने में प्रेरणा मिलेगा। नहीं तो बाबू तुम लोग को लगेगा 200 में 40 ही नंबर आता है प्रीलिम्स में, 40 ही में खूब खुश रहेगा कि देखो 40 ही आ रहा है। नो, बेंचमार्क 100 और किसी का 100 आ रहा है तो उसको बेंचमार्क मान के चलो, तब ये टेस्ट वैलिड हो सकता है। समझ गए स्टूडेंट? बिल्कुल, इतना ही था ना, टेस्ट हो गया कंप्लीट, दैट्स इट।